कल कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? कल हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े थे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे, और मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े थे, और पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जिंग क्या होता है? सर्किट डायग्राम। जी। चार्जिंग क्या होता है? चार्जिंग। चार्जिंग द प्रॉपर्टी। हाँ, चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े। तो हम तो जी। इसलिए नहीं पता थे चार्जिंग होता क्या है। अ, जब उसमें कोई भी मतलब प्रोसेस फोर्स ऑफ से। मेकिंग एनी सब्सटेंस चार्ज या पुटिंग एनी चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस पे चार्ज को लाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलेंगे? जी। चार्जिंग। चार्जिंग। है ना? क्या पढ़ा जाता जी। है? जी डैडी। मोबाइल का चार्जिंग करते हैं तो क्या करते हैं, उसे बैटरी में हम जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज को बढ़ाते हैं, ऐसा जी। जी है? और क्या पढ़े थे जी। बेटा? जी। और कुछ नहीं पढ़े थे? एम जी डैडी पढ़े थे एम मीटर के बारे में, वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के, इंसुलेटर। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे? जी। जी पढ़े थे। इनका जितना जो फॉर्मूलाज है, ठीक है, जी। उन सारे जी। फॉर्मूलाज को एक जगह लिख करके भेजना है मुझे। ठीक है? जी। हाँ, समझ जी। में आया क्या बोला मैं? जी। जी हाँ, सब फार्मूलाज एक जगह करना है आपको। ठीक है, अभी और भी आएगा, तो एक जगह बनाइए कॉपी में, जहाँ पर फार्मूला, इलेक्ट्रिसिटी फार्मूला, कौन कौन सा फार्मूला तो याद रहना चाहिए। क्योंकि जब कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं ना, तो वहां पर सारे फॉर्मूला आपको एक साथ दिमाग में आना होता है। कितना फास्ट आप फॉर्मूला को रोटेट कर सकते हैं अपने दिमाग में, तो न्यूमेरिकल उतना जल्दी बनेगा। आपके पास क्या क्या दिया, अगर वो नोट कर लें और उनको रिलेट कर लेंगे कि कौन कौन फार्मूला फिट हो रहा है इन पे, हो सकता है दो तीन फार्मूला एक साथ फिट होना पड़े। समझे? तो जी वो आपको जी रिकॉल करना, रिकॉल जो होगा वो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा ये एबिलिटी। ठीक है? जी। बात समझ में आया? तो जितने जी। भी, जितने भी हैं, अभी हो सकता है कि कभी इंटर सब जो है ना आपको चैप्टर वाला भी हो, इस चैप्टर का फॉर्मूला उस चैप्टर में भी काम आ सकता है कभी कभी। तो रिलेशन देखना पड़ता है कि इसका रिलेशन किससे कैसे है ना? हमने आपको जी चार्ज के बारे में से पढ़ाया क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का था, लेकिन फिर भी हमने उसको बताया कि उसका भी चार्ज करंट से, करंट तो क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। जी। फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन इन जी। यूनिट टाइम, यही ना होता है आपको? जी। जी हाँ, जी। ये सब चीज हो गया था। ठीक है, तो आगे हम सर्किट डायग्राम भी पढ़ चुके हैं। जी जी। पढ़ चुके हैं ना सर्किट डायग्राम? जी जी बढ़ चुके। सर्किट डायग्राम पढ़ चुके हैं, तो अब हम जो है आएंगे किस पे? ओम्स लॉ। ओम्स। ओम्स लॉ पे। किस पे आएंगे? ओम्स ओम्स लॉ। लॉ। दिख रहा है? ठीक है, ओम्स लॉ अगर हम देखें तो पहले हम एक सर्किट लेते हैं, क्या लें? सर्किट। सर्किट। ठीक है, जी। एक सर्किट में क्या क्या चीज होगा? ये सर्किट जो है इसमें सबसे पहले है, इसमें एनर्जी का सोर्स। क्या क्या चीज है? इस सर्किट में दिख रहा है सर्किट आपको? जी। जी क्या क्या दिख रहा है इसमें? सेल दिख रेसिस्टर, रहा है। वोल्ट मीटर, सेल, हाँ, और एमीटर, हाँ, स्विच। हाँ, स्विच या की भी बोलते हैं उसको। और जी। एक आर है, रेसिस्टेंस है। जी। रेसिस्टेंस को सिंबल दिखाया जाता है, लेकिन हो सकता है पूरे वायर में भी रेसिस्टेंस हो सकता है, सर्किट के पूरे वायर में भी रेसिस्टेंस होता है। ये एक रेसिस्टेंस दिया भी जाता है, जैसे बल्ब लगाए तो एक रेसिस्टेंस है ना? जब रेसिस्टर लगाया जाता है स्टडी करने के लिए, वायर अगर है तो वायर मतलब वो सिंबल है। हो सकता है वायर का पूरा रेसिस्टेंस को हम वहां पर इतना से दिखा रहे हैं, हो सकता है ना? तो एक जी रेसिस्टेंस लगाया गया है जिसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया गया है, और सोर्स ऑफ आपको पोटेंशियल डिफरेंस या पावर सप्लाई दिया गया है। तो ये ओम्स लॉ में ना, ओम जो थे एक साइंटिस्ट, ठीक है, उन्होंने एक रिसर्च किया। क्या किया? कि
चार बैटरी लिए, बैटरी सेल लिए, है ना, ओके, जी 3-4 सेल लिए, सारे का एक जैसा ये लिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पहले एक सेल लगाया, फिर देखा कि कितना वोल्ट अक्रॉस एक्स वाई पे जनरेट हो रहा है और कितना करंट पास हो रहा है सर्किट से, ठीक है। जी हेलो, जी जी आ रहा है ना आवाज? उसी के बाद उसने जी फिर आ जी रहा एक सेल और बढ़ा दिया, 2 सेल, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया। बैटरी क्या देने से मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा है, हाँ, है। जी जी समझ में आ रहा है। जी पहले एक बैटरी बढ़ा, एक सेल डाले, पहले, एक मिनट, पहले एक सेल लिया 20 वोल्ट का, है ना, ठीक है। फिर देखा कि जी कितना वोल्ट यहाँ पर जनरेट कर रहा है, है ना, और कितना करंट पास हो रहा है, नोट कर लिया, ठीक है। फिर 20 वोल्ट का एक सेल और बढ़ाया फिर बाद में, ठीक है। अब 2 वोल्ट हो गया बैटरी का पावर, तो उस समय कितना वोल्ट जनरेट हो रहा है अक्रॉस दिस के, और तो 2 वोल्ट ही जनरेट होगा, 2 वोल्ट दिया तो 2 वोल्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो 2 वोल्ट जनरेट हो रहा है, करंट कितना पास हो रहा है। फिर तीसरा बढ़ा दिया बैटरी सेल, तो बैटरी में सेल, तो फिर कितना, यहाँ 3 वोल्ट हो गया मान लो, अब कितना करंट हो रहा है, करंट नोट कर लिया एमीटर से, ठीक है। फिर 4 किया, ऐसे करके 2-4 बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने 1 वोल्ट से, 2 वोल्ट से, 3 वोल्ट से, 4 वोल्ट से, 5 वोल्ट से कितना करंट पास हो रहा है सर्किट में, वो नोट कर लिया, ठीक है। समझ में आया? जी उस जी वो नोट करने के बाद उन्होंने इस पे फीड कर दिया कि वोल्ट तो आपको पता चल रहा है कि वोल्ट एक सेल में कितना वोल्ट था, तो 1.5 मान लो, एक में है तो 2 में 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया वोल्ट। इस वाले कॉलम पे वोल्ट वाला लिख दिया, तो बैटरी में जितना था उसको जोड़ जोड़ के लिख दिया गया, है ना। और यहाँ जी पर कितना करंट आ रहा है उतना वोल्ट जनरेट करने से उस सर्किट में, वो नोट कर लिया गया। जी जी ठीक है, बात समझ में आया? जी उसके बाद उन्होंने एक जी ग्राफ बना लिया, ग्राफ दिख रहा है, जी जी ग्राफ बनाया ना, तो ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन दिख रहा है मतलब, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं या पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ा रहे हैं, तो उससे करंट भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली जी प्रोपोर्शनल बोलते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी, स्ट्रेट लाइन है कोई, और कहीं पर कम बेस कम नहीं हो रहा है, मतलब कहीं पर टेढ़ा नहीं हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिला। क्या मिला? ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट मिला लाइन ना, स्ट्रेट लाइन ये जी स्ट्रेट लाइन मिला, मिला स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर पोटेंशियल जी डिफरेंस अगर मान लीजिए आपको 3 दिया गया, है ना, तो यहाँ पर हमको कितना 1.5 1.2 या 1.3 एम्पियर करंट मिला, या 0.12 एम्पियर मिला, ठीक है। उसी तरह हमारा कि जब हम क्या दिए 6 हुआ, तो कितना हुआ, है ना, ये 6 है, 5.5 6 4.5 जी इसके आसपास। तो ऐसे करते करते बढ़ाते गए तो पता चलता गया कि करंट जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट उसी रेशियो में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इससे क्या बोला गया कि voltage जी applied to any circuit is directly proportional to the current generated in that circuit। समझ में आया? ठीक है, क्या जी समझ जी में आया कि वोल्टेज जैसे बढ़ रहा है, करंट वैसे उसी रेशियो में बढ़ रहा है ना, जी बढ़ रहा है ना। जी तो उन्होंने V बाय आई जी का रेशियो भी निकाल लिया है। क्या निकाल लिया? V बाय आई का वी वी रेशियो। बाई बाय आई ये क्या होता है ना, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा आपको। यहाँ पर जो मान लीजिए जिस रेशियो में बढ़ा तो उसी रेशियो में बढ़ा, उसी रेशियो में भी बढ़ा, तो ये पूरा यहाँ पर जितना V बाय आई का रेशियो रहेगा उतना यहाँ पर V बाय आई का रेशियो रहेगा। क्यों? क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, आई आई है ना। जी जी तो अगर V बढ़ जी रहा है तो आई भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, तो V बाय आई जो होगा, V इज इक्वल टू, हम लिखते हैं आई, ठीक है। और कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, मान लो बाद में हम उस कांस्टेंट का नाम देंगे, मान लो एक कांस्टेंट हम मान लो के रख दिए नाम, ठीक है। तो ये के जो है ना, जी हमेशा V जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारा, वैसे वैसे हमारा V बाय आई का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। V बाय आई का रेशियो मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ाएंगे, एम्पियर उसी रेशियो में बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम वोल्टेज को दुगुना कर रहे हैं तो आपको करंट भी दोगुना होगा, वोल्टेज को तिगुना करेंगे तो
करंट भी तिगुना होगा, है ना, कांस्टेंट सेम हो जाएगा। जी तो कांस्टेंट थ्रू आउट सारे इसमें सेम है जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं। तो इसी को जो है हम लोग पढ़ो क्या है, जर्मन फिजिसिस्ट थे, क्या नाम था, जॉर्ज सिमन ओम, क्या, जॉर्ज सिमन जॉर्ज ओम, ठीक है, फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई फ्लोइंग मेटेलिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल, यही है ना, पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल और उसमें कितना करंट पास हो रहा है उसके बीच में एक रिलेशन पाए, ठीक है, वही है जी पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। उसके मतलब किसी भी सर्किट में तो मेटेलिक वायर के अक्रॉस अगर V पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है तो उसमें जितना करंट पास होगा, जनरेट होगा, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तब जब हम हमेशा हर कंडीशन में टेम्परेचर को सेम रखें, टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं तो सारा 25 डिग्री करेंगे, एक नहीं कि एक बार हम पोटेंशियल डिफरेंस 25 डिग्री पे लिए, दूसरा बार पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के हम 30 डिग्री कर दिए, तो वहां पर चेंज हो सकता है, ठीक है, जी कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट कोई भी चीज का होता है ना, वो पोटेंशियल वो टेम्परेचर जो सेम रखना पड़ता है। रिसर्च में हम अगर कोई दो चीज को वेरी करते हैं, वेरिएबल रखते हैं, तो बाकी सब चीज को हमको कांस्टेंट रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है कांस्टेंट। है ना। तो रूम टेम्परेचर पे कर रहे थे वो साहब जो है, रूम टेम्परेचर पे किए, तो मान लो 25 डिग्री था, तो उन्होंने सारा का 25 पे रखा, तो जैसे वोल्टेज बढ़ाया वैसे करंट बढ़ा, जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ाया उसी रेशियो में करंट बढ़ा। तो इसीलिए बोलते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। साथ में कंडीशन लिखा हुआ है, कंडीशन अप्लाइड होता है ना, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, है ना, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, यही ओम्स लॉ है। क्लियर है, तो लिख लो, जी आगे देखो, आगे देखो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बताया था, इसका मतलब समझ में आता है ना आप लोगों को। जी जी अब है तो V बाय आई जो कांस्टेंट हो गया, जिसको हम K बोल रहे थे, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट को हम लोग R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर आर से R से, और इसका नाम है रेसिस्टेंस, क्या है, रेसिस्टेंस। या हम V इज इक्वल टू IR भी बोल सकते हैं ना, जी जी ये फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल टू IR, आई आयन बोलो, जी I इक्वल क्या टू है, आई आर करंट करेंट, करंट current current generated in the circuit by V voltage, V potential difference, ठीक है, ये है। जी तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट है, और I इज करंट जनरेटेड इन द सर्किट है, एंड R इज ए कांस्टेंट, ठीक है ना। इस जी कांस्टेंट को बोलते हैं, R इज कांस्टेंट फॉर गिवन मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड इट्स रेसिस्टेंस। किसी भी मेटेलिक वायर जो सर्किट में यूज किया गया है उसका वो रेसिस्टेंस कहलाता है। उस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर वेरी करेगा तो रेसिस्टेंस वेरी कर सकता है, करता है जनरली, ठीक है, ओके, जी लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मान लीजिए 25 डिग्री पे V वोल्ट देने पर I करंट जनरेट हो रहा है, तो वही अगर 30 डिग्री पे कर दें तो I डैश हो जाएगा, कुछ और होगा। मान लीजिए 1 एम्पियर जनरेट हो रहा था 25 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे हो सकता है कि वो आपको करंट जो है 1.5 एम्पियर भी हो सकता है, 1.2 एम्पियर भी हो सकता है, 1.1 एम्पियर भी हो सकता था, तो चेंज कर जाएगा। ये आर चेंज होने के कारण होता है ना। तभी तो V, तो R कम होगा तो I बढ़ रहा है तो R कम होगा, वोल्टेज सेम रह जाएगा, वोल्टेज भी तो कांस्टेंट रख रहे हैं हम ना, वोल्टेज और I को कांस्टेंट रखेंगे तो R चेंज करना पड़ेगा, है ना। जी हो गया, समझ में आया बात को। तो ये ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू IR, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज आपको नोन एज ओम्स लॉ। एंड ओम्स लॉ में अगर हम इसको करेंगे तो V इज इक्वल टू IR हो जाता है। I और R V जानते हैं, R जो एक कांस्टेंट है जो किसी मेटेलिक वायर का होता है, गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, और इसको हम उस मेटेलिक वायर का रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है, जी फिर आगे बढ़े। तो देखो जी रेसिस्टेंस समझने का तरीका है, रेसिस्टेंस क्या ना, मान लो एक पाइप से कोई आदमी को हम धक्का देना चाहते हैं, ठीक है, कोई आदमी को जी
फोर्स दे रहे हैं ना, जी क्या यहाँ पर क्या जी ना, एक पाइप बनाया गया था, अगर ये पाइप में यहाँ पर पतला नहीं रहता तो ये आदमी को आराम धक्का देता, पास हो जाता है ना। जी वोल्ट जी का मतलब जी ये जी हाइट है ना, हाइट दिखा रहा है कि ये आदमी को ऊंचाई पर रख के दिया धक्का देने, तो हाइट का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, उसको एनर्जी दे रहा है कि भैया आप जो है ना इलेक्ट्रॉन को पुश कीजिए उस वायर के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जी ओम साहब ने बताया कि ये एक आदमी है जो इसको रोकेगा कि भैया हम करंट को उसको पास नहीं होने देंगे, करंट को पास नहीं होने, पास नहीं होने है देंगे। ना, करंट को पास नहीं होने देंगे तो वो आपको कहलाता है ओ माई, ठीक है, क्या है ओ माई ही से भी, वो तो उसको जितना पावर लगाना पड़ेगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, है ना, या जितना एम्पियर को रोकने की जी कोशिश करे उतना ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो करंटली आई एम नॉट ट्रेवलिंग जी वेरी फास्ट, तो रेसिस्टेंस के कारण करंट धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है, मतलब करंट कम होता है। वोल्ट अगर अगर हम, यही कंडक्टर की एबिलिटी होती है कि कोई कंडक्टर में जितना कम रेसिस्टेंस होगा उतना आसानी से करंट पास होगा, होगा ना। जैसे सुपर जी जी कंडक्टर है, आराम से पास हो गया, उसमें रेसिस्टेंस नहीं रहेगा कुछ, है ना। और अगर यही जी आपको वो रह गया, क्या बोलते हैं, कंडक्टर का उल्टा क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर इंसुलेटर अगर रहेगा तो उसमें इतना ज्यादा एम्पियर, इतना ज्यादा उसका रेसिस्टेंस होता है कि वो पास ही नहीं दे होगा, नहीं देगा करंट को, ठीक है। ये ग्राफिक एक आपको ऐसे ही समझाने के लिए है, लेकिन ये समझ में आया है फिगर आपको। वोल्ट जो है जी पावर देने का काम करता है कि भैया तुम एम्पियर आगे जाओ, है ना। लेकिन जी जो ओम साहब है ना, वो बोल दिए, रेसिस्टेंस क्रिएट कर दिए कि नहीं भाई हम नहीं जाने देंगे तुमको, ठीक है। तो ये अब ओम जितना कमजोर होगा तो एम्पियर उतना फास्ट जाएगा, होगा ना। ओम मजबूत होगा तो करंट उतना स्लो जाएगा, और जितना मजबूत होगा उतना कम होते जाएगा, होगा ना। जी जी तो ये आपको हर सब्सटेंस का इंट्रिंसिक क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, मतलब सब्सटेंस के अपने आप का प्रॉपर्टी होता है कि रबर का प्रॉपर्टी ज्यादा है तो वो नहीं पास होने दे रहा है, ठीक है। कॉपर का प्रॉपर्टी कुछ और है तो वो पास होने दे रहा है, तो रेसिस्टेंस कम है उसका, ठीक है। जी ये हर मटेरियल का अपना अपना इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब उसका अंदरूनी कैरेक्टरिस्टिक है अपना, है ना, ठीक है, जी क्या रेसिस्टेंस, जी उसी से हम कंडक्टर और इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग डिनोट करते हैं, उसको एसआई यूनिट है ओम, क्या है, ओम। ओम 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 जो ओम साहब थे उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट का नाम रख दिया गया ओम, क्या रख दिया गया, ओम ओम। और इसको डिनोट करते हैं ओम को ओमेगा से, क्या, ओमेगा से क्या है, ये ओमेगा ओमेगा कहलाता है ना, ओमेगा से होता है ना। मीटर जी को एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं, लीटर को एल से डिनोट करते हैं, सेकंड को एस से, हैं। जी तो ओम को जी किससे डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर ओमेगा 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 से, है ना, क्या है, जी जी ओमेगा, याद रहेगा। ओमेगा जी जी तो जो आपका वो रेसिस्टेंस था उसका यूनिट ओमेगा ओम ओमेगा। ओम तो एक ओम जो है, एक ओम कितना हो गया, अगर हम वोल्ट और एम्पियर में डिनोट करें तो एक 1 ohm is a resistance, okay, of any substance in which 1 ampere is current is produced when 1 volt current, sorry, potential difference is generated। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से 1 एम्पियर करंट किसी सब्सटेंस में जनरेट हो रहा है तो वो सब्सटेंस का रेसिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा, कहलाएगा, जी नहीं कहलाएगा। V बाय आई इज इक्वल टू आर, हो गया ना, होगा ना, जी हाँ। तो एक जी आर को हम डिनोट करें 1 ओम, 1 ओम क्या हो जाएगा, एक वोल्ट, वोल्ट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर, है ना। 1 एम्पियर करंट जी जनरेट करने के लिए अगर 1 वोल्ट हमारा पावर पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ रहा है, उस सब्सटेंस का रेसिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा, एक ओम ठीक है, नहीं समझ में आया बेटा, जी आएंगे आ गया ना। तो ये आपका 1 ओम है, वी आर इज इक्वल टू वी बाई आई, बता दिया, जी ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट,
करेंट क्या, फ्लो ऑफ चार्ज है ना। फ्लो ऑफ चार्ज को अगर कोई जी। कंडक्टर का प्रॉपर्टी रेसिस्ट करता है तो वो कहलाता है रेसिस्टेंस। अब आप रेसिस्टेंस के बारे में लिखा जाएगा तो आप लिख सकते हैं रेसिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, है ना, एंड इट इज डिनोटेड बाय आर एंड विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट पर एम्पियर, है ना, वी बाय आई। ठीक है, जी। क्लियर है। its SI जी। unit is ohm and it is represented by Greek letter omega। हो जाएगा ना। जी रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं, तो रेसिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं जिग जैग बाय इससे, ये वाला, ये दिख रहा है आपको आर, जिग जी। जैग लाइन यहां से यहां तक, हाँ। रेसिस्टेंस जी। दिखाया था ना हमने, डिनोट कर सर्किट में जो ये करते दिखाए थे ना, याद किए हैं ना, जी। हैं, जी इस तरह से जी। डिनोट जी करते हैं सर्किट में, है, जी। क्लियर है। अब देखिए क्या है, तो अब इससे क्या हो जाएगा, अ कंपोनेंट ऑफ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेसिस्टेंस इज गुड कंडक्टर। कोई कंपोनेंट है कोई किसी साइज का और लो रेसिस्टेंस डेवलप करा तो गुड कंडक्टर होगा, है ना। और अगर जी। एप्रिसिएबल रेसिस्टेंस है, कुछ रेसिस्टेंस है फिर भी करंट पास होने देगा, तो क्या कहलाएगा, रेसिस्टर। और बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट है तो पुअर कंडक्टर है, ज्यादा है। और अगर बहुत ज्यादा है, इवन हाइयर रेसिस्टेंस, सेम साइज, वही साइज का करंट नहीं पास देना, तो वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। तो अगर रेसिस्टेंस के टर्म में कंडक्टर, गुड कंडक्टर, रेसिस्टर, पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर को डिफाइन करना, तो क्या करेंगे, रेसिस्टेंस जो है जिससे लो रेसिस्टेंस कंडक्टर होगा, जिसमें एप्रिसिएबल रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टर कहलाएगा, है ना। और अगर उससे भी ज्यादा अगर है तो पुअर कंडक्टर कहलाएगा, रेसिस्टर से भी ज्यादा, मतलब बहुत कम जाने देगा करंट को। और जो बिल्कुल नहीं जाने देगा करंट को वो कहलाएगा इंसुलेटर, है ना, इंसुलेटर। जी। है ना, जी। क्लियर है। जी। तो अब अगर हम देखें कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कोई भी सब्सटेंस का, है ना, रेसिस्टेंस जी। किस किस चीज पे डिपेंड करता है ना, जी। किस किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड क्लियर है। करता जी। जी उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं 20 वोल्ट का, क्या लगा दिए, 20 वोल्ट का बैटरी लगा अच्छा। दिए, और एक एमीटर लगा दिए। 20 वोल्ट का बैटरी लगाने का मतलब है हमें उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है सर्किट में, है ना। बैटरी अगर जी। 1.5 वोल्ट का है तो 1.5 वोल्ट ही जनरेट करेगा इस सर्किट में, करेगा ना, जी। हाँ? जी लेकिन एम्पियर चेंज हो जी। जाएगा, करंट चेंज होगा अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो सर्किट में, ठीक है। क्योंकि जी। जी अब हम क्या करते हैं ना, रेसिस्टेंस को चेंज करके देखते हैं कि करंट पे क्या, क्योंकि वोल्टेज हम सेम रख रहे हैं, रेसिस्टेंस चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, V इज इक्वल टू होता है आई आर, आई आई आर, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं हम इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, हम इसको सर्किट में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको सर्किट में चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, इसको तो सेम रखना पड़ेगा, तो आई चेंज होगा ना अपने अपने, ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, तभी ना ये दोनों का मल्टीपल ये सेम हो जाएगा, हाँ। जी। और ये जी। घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, है, बढ़ेगा ना। जी। तो अब मटेरियल का जो है रेसिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है उसको हम एक्सरसाइज देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक नाइक्रोम का वायर ले लिए, किसका ले लिए, नाइक्रोम। नाइक्रोम नाइक्रोम का वायर। नाइक्रोम जानते हैं, हैं, नाइक्रोम, जी नाइक्रोम एक जानते अलॉय है, अलॉय जानते हैं, अलॉय जी जी। क्या होता है, जो मेटल या फिर नॉन मेटल से तो बना दो या दो से मिक्सचर ज्यादा होते मेटल हैं से बना होता है, है। ठीक जी। है, लेकिन रिएक्शन नहीं करके उसको मिक्सर मिक्सर मिक्सचर हो गया एक तरह का वो, ठीक है। उनको जी। मेल्ट करके मिला जी। दिए तो वो उनका प्रॉपर्टी रहेगा सबका जनरली, ठीक है। तो नाइक्रोम में निकल होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है और आयरन होता है, ठीक है। क्या क्या होता जी। है, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन, ठीक है। जी। जी तो हमने क्या किया, एक एल लेंथ का, एल लेंथ का, है ना,
एल लेंथ का हमने एक वायर लिया, सर्किट में यहाँ पर चेंज किया, इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, होगा ना, नाइक्रोम का। जी फिर हमने एम्पियर डाला, मतलब नोट कर लिया। फिर हमने क्या किया, उसी नाइक्रोम के वायर को हमने दुगुना लेंथ का कर दिया, यहां पर से ये वाला दूसरा नंबर पे इसको हटा के उसी नाइक्रोम के वायर को हमने दुगुना लेंथ का, मोटाई सेम रखा है हमने, ये जितना मोटा है उतना ही मोटा करके, लेकिन लेंथ डबल कर दिए। क्या कर दिए? तो हमने लेंथ एम्पियर डबल। मेजर कर लिया। पहले एक मान लीजिए ए लेंथ का हम डाल के, और थिकनेस मान लीजिए उसका ए है, थिकनेस को ए से डिनोट कर रहे हैं, ये मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। कोई वायर है ना, कोई वायर ऐसे होता है, उसका थिकनेस को हम क्या इससे डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। क्या कहते हैं? जैसे एरिया क्रॉस देखिए ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, दिखेगा ना कुछ। अगर सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। जी जी हाँ, ये मान लो इसका थिकनेस है पाई आर स्क्वायर, मतलब ए है ना। तो ए थिकनेस का, ए थिकनेस मतलब ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया का, एल लेंथ का हम एक बार डालें, फिर उसको हटा दिए, फिर दूसरा नाइक्रोम का वायर डाले, मतलब मटेरियल सेम रखे हम, दूसरा रखे, और उस पर हम डबल लेंथ कर दिए, लेकिन क्रॉस सेक्शन सेम रखे। क्या रखे? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन सेम रखे, है ना। ठीक है, सुदामा जी मैं कॉल करता हूँ थोड़ा सा ये। ठीक है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन सेम रखे, क्लियर है। लेंथ बढ़ा दिए, लेंथ 2a कर जी दिए। उसके बाद क्या किया, फिर हटा दिए हम इसको, नोट कर लिया है उसका करंट कितना फ्लो किया सर्किट में। फिर उसके बाद तीसरा में क्या किया, इसका जितना लेंथ लिए एल लेंथ का ही रखिए, लेकिन क्रॉस सेक्शन को हम डबल कर दिए, दुगुना कर दिए हम, क्रॉस सेक्शनल एरिया को दुगुना कर दिए, टू डबल कर। ये मतलब एम्पियर में समझना, एरिया है वो, कुछ और से भी डिनोट कर सकते हैं हम, है ना। और चौथा में क्या किया, हम उसी लेंथ का और उसी क्रॉस पहले वाले का क्रॉस सेक्शन ए का ही कॉपर का वायर ले लिए हम। क्या ले लिए? कॉपर का वायर ले लिया, और पावर चेक कर लिए हम इसका। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे चेंज किया। ठीक है, तो हम देखें कि जैसे लेंथ बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब एम्पियर कम हो गया, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रखना था, तो एम्पियर कम हो गया। तो रेसिस्टेंस जैसे बढ़ाए, रेसिस्टेंस क्या बढ़ा, मतलब लेंथ बढ़ाए, लेंथ जब यहां से हम दुगुना किए तो क्या हो गया, रेसिस्टेंस बढ़ गया, उसी रेशियो, जिस रेशियो में हम लेंथ बढ़ाए थे उसी रेशियो में रेसिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब लेंथ। ठीक है, फिर हमने क्या बढ़ाया था, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया था। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस हाफ हो जा रहा है। इनवर्सली का मतलब वही होता है, अगर दुगुना कर रहे हैं तो हाफ हो जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दुगुना कर रहे हैं तो वही दुगुना हो जाएगा, है ना। जी ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर दोनों इक्वेशन को, अभी हम कॉपर वाले पे नहीं आ रहे हैं, कॉपर का अपना इंट्रिंसिक वो चेंज था थोड़ा सा, तो ये चीज होता है, ये कांस्टेंट हो जाता है, वही चेंज होता है जो कांस्टेंट है। तो अब कॉपर का अगर दूसरा वायर लेते तो दूसरा, तो यहां से दिख रहा है हमारा कि रेसिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड कर रहा है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर पे डिपेंड कर रहा है ना। ये दोनों इक्वेशन को अगर हम मिला दें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाय ए हो गया। मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, है ना। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। होगा? जी होगा? क्लियर है? जी अब इसको हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वहां एक कांस्टेंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जैसे लगाए थे ना वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट लगता है रो। क्या लगता है? रो। रो। रो का सिंबल है ना, क्या है? रो का, रो। क्या चीज का है? रो। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, फॉर्मूला याद रखिएगा इसको। ठीक है, 10 मिनट में बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, एल तो लेंथ हो गया, ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो को कहते हैं रेसिस्टिविटी, कांस्टेंट है एक। ठीक है, क्या है? हर मटेरियल का रेजिस्टिव। अपना अपना ये अलग अलग होगा, एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा, लेकिन दूसरे मटेरियल के लिए ये चेंज कर जाएगा, एक दो मटेरियल के बीच में ये चेंज कर जाएगा, तो इसको रो बोलते हैं। रेसिस्टिविटी क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या कहेगा? तो where rho is a constant of proportionality and is called the electrical resistivity.
ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, जो मटेरियल है उस कंडक्टर का वो रेसिस्टिविटी है। तो अगर इसका हम बोले कि आप ये निकाल सकते हैं, रेसिस्टिविटी का यूनिट निकाल सकते हैं, तो रेसिस्टिविटी अगर हम लिखें रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर होगा, और क्या होगा, इंटू ए बाय एल, ए बाय एल। एल होगा ना, है जी होगा। एल का यूनिट मीटर, ए का यूनिट मीटर स्क्वायर, है ना। जी ओम, जी आर का ओम, ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो ओम मीटर हो जाएगा इसका यूनिट। जी रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर, हो गया। तो रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर है। कांस्टेंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, सॉरी, यूएसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। है ना, क्लियर है। जी जी ये फॉर्मूला याद रखना, आर इज इक्वल टू रो एल बाय, ये आपको आके 12th तक में भी काम आएगा, आगे अब पूरा हमेशा काम आएगा, ठीक है। ये प्रूफ करने भी आपको बोला तो प्रूफ भी कर सकते हैं ऐसे, एक ये करके नाइक्रोम का वायर का थिकनेस ए लेके चेंज किए और एल लेके चेंज किए, फिर उसके बाद मटेरियल चेंज करके भी देखिए, तो मटेरियल चेंज करने पे करंट चेंज हो रहा है, एरिया करने पर चेंज हो रहा है। और तो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किस किस चीज पे डिपेंड करता है, इसके लेंथ पे, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और इसके नेचर ऑफ मटेरियल पे, है ना। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, एल है, and that it is directly proportional to the length, resistance of any substance directly proportional to its length, लिख सकते हैं on its length, उसके बाद सेमीकोलन देके लिख सकते हैं the resistance of any conductor is directly proportional to its length, हो गया ना, है? And on its cross sectional area, that is it is inversely proportional to resistance of any substance is inversely proportional to its cross sectional area, means if we will increase double cross sectional area, the resistance will become half होगा, means as we will increase the cross sectional area, the resistance of that material decreases, ठीक है। और इट्स नेचर ऑफ मटेरियल के नेचर पे, मतलब उसमें कितना फ्री, हर एक मटेरियल का रेसिस्टिविटी दूसरे मटेरियल से रेसिस्टिविटी से चेंज होता है, तो रेसिस्टेंस भी चेंज होता है ना। अच्छा, अब एक चीज आप सोच सकते हैं कि लेंथ पे कैसे रेसिस्टेंस चेंज होगा, इतना दूर पे आपको करंट पास करने में आसानी होगा, और इतना से पास करने पे ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, तो ऑब्वियसली लेंथ बढ़ेगा तो करेगा ना। लेकिन अगर मान लीजिए जहां पर से फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इतना से इतना एरिया से पास करने के लिए उसको जगह मिल रहा है, लेकिन अब वही एरिया को हम डबल कर दिए, बढ़ा दिए, तो अब उसको ज्यादा जगह मिलेगा ना आराम से पास होने के लिए, है ज्यादा जगह मिलेगा, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस कम होगा ना, है। तो थिकनेस बढ़ेगा किसी भी वायर का तो रेसिस्टेंस कम होगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा ना। समझ में आ गया, ओम्स लॉ आपको समझ में आ गया, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है समझ में आ गया। ऐसा यूनिट ओम होता है किसका, रेजिस्टेंस का ओम मीटर रेजिस्टिविटी का होता है, क्लियर है। ये कुछ सब्सटेंस का रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, तो जिसका रेसिस्टिविटी जितना कम उसका कंडक्टिविटी उतना ज्यादा, उतना अच्छा कंडक्टर, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है ना, नीचे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसका रेसिस्टिविटी ज्यादा है, तो सबसे अच्छा कंडक्टर इसमें देखोगे तो सल्फर है, सिल्वर के बाद दूसरे नंबर पे कॉपर है, तो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका है, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी और मैग्नीज के बाद भी कॉन्स्टेंटाइन एक एलॉय है, उसका रेसिस्टिविटी है, लेकिन है कंडक्टर, लेकिन एलॉय है, लेकिन उसका कंडक्टिविटी बाकी उससे कम है। लेकिन यहाँ देखिए मरकरी का 98 है, लेकिन ये -10⁸ है ना, और यहाँ 10⁶ है, तो 10⁶ होने वाला ज्यादा है, ये -6 होने मतलब ये ज्यादा, इससे ज्यादा है ना, -6 वाला ज्यादा होगा, मालूम है ना ये बात। हाँ, कॉन्स्टेंटाइन का उससे ज्यादा है, लेकिन इसका उससे थोड़ा कम है,
किसका? मैग्नीन का। तो मैग्नीन का कॉन्स्टेंटिन से कम है, 6 है कम ये, है। कम है। तो मैग्नीन ज्यादा अच्छा है, एलॉय है कॉन्स्टेंटिन से। और नाइक्रोम जो है 100 है, नाइक्रोम जो है इन सब से भी अच्छा है, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी कम है। कम है, कम नहीं ज्यादा है, सॉरी, तो कम नहीं ज्यादा है तो उल्टा हो ज्यादा। गया। तो नाइक्रोम का सबसे ज्यादा है जी इनमें। उसके बाद कॉन्स्टेंटिन का है, कॉन्स्टेंटिन का है। फिर उसके बाद मैग्नीन का है ना, मैंगानीन का। ओके। और इंसुलेटर में देख लिए तो बहुत ज्यादा आपका रेसिस्टिविटी 10 के टर्म में है। 10 माइनस में नहीं है, 10 में है, सीधे माइनस में था वो सब, ये प्लस में है। सोच रहे कितना ज्यादा रेसिस्टिविटी है इसका, इसलिए ये इंसुलेटर है। क्लियर जी है? तो ये आपको अगर टेबल दे दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कौन आपको ज्यादा ये है, तो बता सकते हैं? निकल ज्यादा अच्छा कंडक्टर है कि कॉपर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है? कॉपर कॉपर, क्योंकि उसका रेसिस्टिविटी ज्यादा है, नहीं कम है, कम। कम। इसका कम है, कॉपर। कॉपर। कॉपर का। कॉपर इसलिए अच्छा है, ठीक है। रेसिस्टिविटी ऑफ जी वेरियस है। रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेसिस्टिविटी चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जी जाएगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा, तो रेसिस्टेंस कम होता है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस कम होता है, रेसिस्टिविटी भी कम होगा, होगा ना? ठीक जी है। द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मैटर। कोई भी कंस्टिट्यूएंट मैटर से उसका रेसिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगा अगर एलॉय बना देंगे तो। मतलब कॉपर और मैग्नीज का अगर हम एलॉय बनाएंगे तो कॉपर का रेसिस्टिविटी और मैग्नीज के रेसिस्टिविटी से ज्यादा रेसिस्टिविटी इसका हो जाएगा। जिसका ज्यादा रेसिस्टिविटी है उससे भी ज्यादा रेसिस्टिविटी हो जाएगा, है ना? ठीक है। जी क्यों? क्योंकि alloys डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब कोई मटेरियल हो जाएगा। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। अब आयरन हो गया, हीटर हो गया ना, इन सब में हम अलॉय यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हायर टेम्परेचर पे वो बर्न नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। बाकी अगर हम हायर टेम्परेचर, ठीक है, तो इनमें इसको यूज किया जाता है। लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, है ना। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट। पहले जमाने में बल्ब जो होता था ना उसमें टंगस्टन यूज करते थे, ठीक है। आजकल एलईडी में आ गया है तो वो दूसरा चीज यूज करते हैं, है ना। लेकिन पहले बल्ब में टंगस्टन यूज करता था, जो कॉपर और एल्यूमिनियम का। वेयरएज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ट्रांसफर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। अगर जो हम तो ट्रांसमिशन करते हैं ना, पोल से करंट आपको घर में लाना या बाहर, घर पोल से एक पोल से दूसरे पोल पे जाना, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं कॉपर या एल्यूमिनियम। क्या करते हैं? कॉपर या कॉपर और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। सब क्यों? क्योंकि कंडक्टर ज्यादा अच्छा है, वहां पर लॉस कम होगा, ठीक है। जी तो लॉस कम होगा तो अच्छा है, पावर सप्लाई जितना दिए उतना आगे जाएगा, थोड़ा सा कम होगा। सबसे अच्छा तो सिल्वर है, लेकिन जैसे लगाएगा तो चोरी हो जाएगा। तो फिर कॉपर पे आ गया, कॉपर भी महंगा होता है, तो एल्यूमिनियम सबसे सस्ता है, तो वो और सबसे ज्यादा है, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, ठीक है। सब मेटेरियल्स लाइक नाइक्रोम, जो अलॉय होता है निकल, आयरन और क्रोमियम का, है ना, एग्जिबिट ए वेरी वीक डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ अब बंद हो जाएगा बेटा, कहीं पर बंद हो जाएगा, ठीक है। जी कंट्रास्ट टू मेटल सेमीकंडक्टर एक्सपीरियंस है डिक्रीज इन रेसिस्टिविटी एज टेम्परेचर। 5 मिनट के बाद जुड़ेंगे हम लोग, है ना। In contrast to जी metal, semiconductor experience a decrease in resistivity as temperature rises. Semiconductor के केस में उल्टा होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगा। कंट्रास्ट टू मेटल घटेगा। जी सेमीकंडक्टर एक्सपीरियंस डिक्रीज इन रेसिस्टिविटी एज टेम्परेचर राइजेस, ठीक है। बाकी में टेम्परेचर देने पर, बढ़ने पर भी वो जनरली उतना ही नहीं होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर एक्सपीरियंस डिक्रीज इन रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी कम होता है मेटल के रेस्पेक्ट में, है ना, सेमीकंडक्टर में।